नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 17 जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है, हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है? आज हमारा पहला आर्टिकल वो है मसालों के बारे में। मसाले मतलब स्पाइसेज। जैसे कि मसालों में क्या-क्या आता है? अदरक आता है, काली मिर्च आती है, ठीक है ना? ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड आया है। तो दोस्तों, जो केरला है इसे बोलते हैं स्पाइस गार्डन, कैपिटल ऑफ स्पाइसेस। इंडिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस केरला में होते हैं। ठीक है? तो इंडिया की रैंक फर्स्ट है किस चीज में? जो मसाले हैं उनके प्रोडक्शन में, उनको कंज्यूम करते हैं हम सबसे ज्यादा, तो रैंक हमारी कंज्यूम में भी फर्स्ट है और हमारे एक्सपोर्ट में भी फर्स्ट रैंक है। तीनों में ही फर्स्ट है। हम उगाते भी हम ही हैं, खाते भी हम हैं और एक्सपोर्ट में भी हम नंबर 1 है। हम तीनों में हमारी रैंक फर्स्ट है। तो इसलिए इंडिया को मसालों की भूमि भी बोला जाता है। तो इंडिया में कौन सी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, जहां प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वो होता है केरला में। दोस्तों, अगर आपको पता हो 1498 में वास्को डिगामा आया था भारत। जैसे आपने सुना भी होगा, भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने की। तो वो भारत की खोज नहीं की थी वास्को डिगामा ने। एक्चुअली वास्को डिगामा ने यूरोप से सी रूट की डिस्कवरी की थी कि जो सी रूट है यूरोप से डायरेक्ट इंडिया में कौन सा है। तो सी रूट की डिस्कवरी की थी ना, कि इंडिया तो पहले से यही था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा पढ़ाया जाता था कि भारत की खोज किसने की। तो 1498 में वास्को डिगामा आया था। वो कहाँ आया था सबसे पहले? वो केरला में ही आया था दोस्तों। केरला में कोची पोर्ट पे आया था। और किस चीज के लिए आया था? वो मसालों के लिए ही आया था। यूरोप में मसालों की बहुत डिमांड थी अपनी। और ऐसा भी बोलते हैं, मसाले नहीं होते तो यूरोपियंस आते ही नहीं। अगर यूरोपियंस नहीं आते तो ब्रिटिशर्स भी नहीं आते, और ब्रिटिशर्स अगर नहीं आते इंडिया में, हम एक कॉलोनी वो नहीं बनाते। ठीक है ना, एक थ्योरी है ये। तो सबसे पहले जो आई थी वो मसालों के लिए आए थे वास्को डिगामा 1498 में। ठीक है? तो हमारी बहुत डिमांड है इन मसालों की। तो अभी न्यूज में क्या था? इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे होगी? कोची केरला में। कोची केरला में अभी होगी। ये याद आपको नहीं रखनी है। अगर याद नहीं रखनी है तो लिखाया क्यों? देखो दोस्तों, अगर आपको ये पता है केरला में सबसे ज्यादा मसालों की मतलब पैदावार होती है, तो और आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपको ये नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाया, तो एक केरला है, एक तमिलनाडु है, एक कर्नाटका है, एक हरियाणा है। तो आपको चार में से एक टिक करना होगा, तो कहाँ टिक करोगे आप? स्पाइसीज, इंटरनेशनल स्पाइसीज कॉन्फ्रेंस 2026। मैं आपका थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन आपको आए। ये जरूरी नहीं है ना कि आप जो डायरेक्ट नॉलेज वाले तो आप 40 45 50 कर दोगे, ठीक। लेकिन आपको आपकी जो एग्जिस्टेंस नॉलेज है उसको यूज करना होता है। तो आपको ये पता है अगर केरला में सबसे ज्यादा स्पाइसेस होते हैं तो कॉन्फ्रेंस होने के चांसेस भी वहीं होंगे दोस्तों। ठीक है ना मेरी बात? आप समझ रहे हो? तो आप ऐसे अपनी इनडायरेक्ट नॉलेज को यूज कर सकते हो पेपर में। तो ये कोची केरला में हो रही है। आपको ये याद रखना नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। तो करंट अफेयर में इतनी चीजें रेलिवेंट नहीं है। उतनी ही चीजें याद करेंगे जितना हमारे दिमाग में रिवाइज कर सके और दिमाग में रह सके, और जो पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो। लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया है चीजें कैसे करनी चाहिए आपको एज ए स्टूडेंट। ओके। तो ये बाप बेटा बैठे हैं, तो पूछ रहा है जब किशोर, बिडू आज तुझे केरला के बारे में कुछ खास बातें बताता हूँ। ये बोलता है, पापा क्यों क्यों बता रहे हो केरला के बारे में? अबे भाई, एक दो क्वेश्चन आएगा तो फिर तेरी शादी होगी, वरना रणदीप हुड्डा की तरह तू भी फिर मणिपुर से लेके आएगा, है कि नहीं? वरना पास में ही शादी हो जाएगी, तेरा पेपर क्लियर हो गया तो। ठीक है ना? तो केरला के बारे में कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है? एक सेकंड भाई, बस क्या हो गया इसको। तो देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। पेरियार पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। और पेरियार रिवर भी यही है, उसी के नाम पे है ये पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और यहाँ पर पेरियार रिवर भी है। वेम्बानाड लेक हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी केरला में है। ठीक है? तो केरला की दो बातें और याद रखना, यहाँ पर बेस्ट जेंडर रेशो है। जेंडर रेशो मतलब समझ रहे हो ना, मेल और फीमेल का रेशो सबसे कम किसका है? हरियाणा का। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है। अभी तक 2011 का सेंसस इसलिए चल रहा है क्योंकि नया अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सरकार ने मंजूरी दे दी है, अभी जस्ट होने वाला है नेक्स्ट विद इन 1 ईयर। ठीक है? और लिटरेसी सबसे हाई कहाँ पे है?
साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है? केरला में ही है। ठीक है, ओके। और क्या मिलता है यहाँ केरला में? केरला में अन्नामुडी पीक मिलती है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक क्या है? अन्नामुडी। कहाँ पाई जाती है? केरला में। ठीक है। और जो ये इंडिया का मैप हो गया, ये हो गया अरेबियन सी। तो जो हमारा मानसून है वो अरब सागर से उठ के ऐसे आता है, तो सबसे पहले कहाँ आ जाता है? वो केरला में आता है। इसलिए बोलते हैं केरला को गेटवे ऑफ इंडियन मानसून। मानसून की पहली दस्तक कहाँ दिया जाती है? पहले टक टक कहाँ करेगा? किसके दरवाजे पे करेगा? वो केरला के दरवाजे पे पहले टक टक करता है। कौन? इंडियन मानसून। ठीक है। अच्छी खासी बारिश होती है केरला में। तो जो ये है, उस दर फेस्टिवल कौन से होते हैं? ओणम होता है। बिल्कुल सही बात है, ओणम। ये याद रखना है, कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली मोहिनीअट्टम, ये क्लासिकल डांस है। तो केरला एकमात्र स्टेट ऐसी है जहां के दो क्लासिकल डांस हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। मैंने ऐसे याद किया है, कथकली, कली आ गया ना, कली, और मोहिनीअट्टम, मोहिनी आ गया। एक लड़की का नाम क्या है? मोहिनी, और वो बहुत नाजुक सी है, एकदम कली की तरह नाजुक सी है। तो मोहिनी जो कि एक कली जैसी है, नाजुक सी है, वो कहां से है? केरला से है। ठीक है, ओके सर। तो कथकली भी याद रखेंगे हम, ओणम भी याद रखेंगे, और पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम और पोंगल में मतलब कंफ्यूज मत होना। क्लारीपेट्टू, क्लारीपेट्टू ये मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है। तो कथकली, मोहिनीअट्टम और क्लारीपेट्टू, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडियन मानसून, ये आपको याद हो गया है। अन्नामुडी पीक कहाँ है? केरला में है जी। एराविकुलम नेशनल पार्क भी याद है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी हमें याद है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। एक होता है रबड़ का प्रोडक्शन, रबड़ का प्रोडक्शन केरला में पाया जाता है। ठीक है, एक इसको याद कीजिए। गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, गॉड मतलब भगवान। भाई ये केरला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि भगवान का वास यही है, भगवान यहीं बसते हैं। तो इसलिए बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है। और ये स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया हमने पढ़ ही लिया। ठीक है। ये केरला के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा पेपर में अन्नामुडी पीक्स के बारे में पूछा जा चुका है, क्योंकि केरला में जो अन्नामुडी पीक पाई जाती है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है दोस्तों, कथकली, मोहिनीअट्टम, क्लारीपेट्टू आपको याद रखना है। ठीक है। ये कहाँ पे है केरला? सर ये रहा केरला, खाली मैप में देखने से याद रहता है। या यहाँ कौन सा है? ये है अरब सागर। ठीक है। और इंडियन मानसून ऐसे जाता है, और सबसे पहले कहां दस्तक करेगा? खटखट कहां करेगा? केरला के दरवाजे में खटखट करेगा। ओके सर। तो एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो केरला के बारे में जानने के लायक है। ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो इस साइड तो है पानी, ठीक है, और ये हो गया पहाड़, वेस्टर्न घाट। तो ये इसके इधर देखोगे वेस्ट में पानी है, इस साइड देखोगे वेस्ट में तो पहाड़ है, ऊपर क्या है? नॉर्थ में पानी ही है, नीचे क्या है? इधर भी पानी ही है। तो एकमात्र स्टेट है जिसके चारों ओर पानी है और एक साइड पहाड़ है। तो अलग सी ज्योग्राफी है। आपसे पूछ लें कि हर इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई है और चौथी तरफ क्या है? पहाड़ है। तो वो केरला है। ठीक है दोस्तों, और केरला ये रही। मोहिनीअट्टम, क्लारीपेट्टू, कथकली, ये नहीं भूलना है। अन्नामुडी सबसे ऊंची वो है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। किसी का कमेंट आया था कि सीजीएल की तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें सीजीएल, बिगिन स्टार्ट कहाँ से करें फॉर बिगिनर्स, और उसमें भी पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट कहाँ से करें, मैथ और जीएस। ये कमेंट आया था किसी गुड़िया का। देखो बेटा, हमें सबसे पहले किसी कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सबसे पहले उसका एक अच्छा टीचर ढूंढना बहुत जरूरी है कोचिंग के लिए। ठीक है। मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा था जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं मेरी बताता हूँ। और मेरे साथ मेरा जो फ्लैटमेट था वो CGL क्लियर करके लगा है, 91 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। इस टाइम इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। जो स्ट्रेटजी उसने अपनाई, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इन चीजों में पेशेंस रखिएगा, चीजें धीरे धीरे होंगी। ठीक है। मैथ के लिए
बेस्ट टीचर सीजीएल के लिए 3-4 हैं, आप उनमें से किसी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहाँ से पढ़ा है? मैंने राकेश यादव सर से मैथ पढ़ा है और बहुत अच्छे से इन्होंने सिखाया था। और जिसका थोड़ा सा मैथ पहले उन्होंने बैकग्राउंड नहीं है और काफ़ी आराम से सीखना है जिसको, तो राकेश यादव सर का बैच ले सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन है कैरियर व्हील, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे अपना बेस बना सकते हो और आप अपने आप ये टीचर हैं जो धीरे धीरे आपको उनकी अप्रोच समझ आ जाएगी। और क्या है, धीरे धीरे चलना है। एक चैप्टर परसेंटेज का है, वो कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर किया, धीरे धीरे धीरे, भागना नहीं है। अगर परसेंटेज हमारा 20 दिन में भी कवर हो रहा है, इट्स ओके, टोटली फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार बेस बनना चाहिए आप लोगों का। फिर आती है बात जीएस की। जीएस क्या है बेटा? समंदर है। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, 6 साल जीएस पढ़ा है, तो इसका ना कोई सिर पाँव नहीं है, मैथ का सिर पाँव है। लेकिन क्या है कि अब नंबर जुड़ने लग गए हैं, पहले एसएससी में सीजीएल में नंबर नहीं जुड़ते थे। तो इसमें बहुत सारी हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है जीएस में। तो पहले तो बच्चे लास्ट में कुछ पढ़ते थे, पहले मैथ और इंग्लिश करते थे, उनका काम चल जाता था उस टाइम। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी नजर में आपको जीएस डे 1 से स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ना। हर रोज 1-1.5 घंटा आप जीएस जरूर पढ़िए। और आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लासेस देखिए। देखिए, करंट अफेयर मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं, मेरे ना एक सोच है पढ़ने के लिए। कैसे? ये देखिए, आपने इनपुट डाला, किसी चीज में इनपुट डाला आपने, तो आपका आउटपुट कितना निकला। मतलब आपने अगर 100 घंटे पढ़ाई की है, 100 घंटे पढ़ाई की है, तो आपके 100 घंटे पढ़ के कितने क्वेश्चन पेपर में आए? 2 आए, 5 आए, 7 आए, ठीक है ना। ये सबसे जरूरी चीज समझता हूं मैं पढ़ाई में। तो जो करंट अफेयर होता है, मैं मानता हूं कि एक मंथ में बेस्ट कितने करंट अफेयर आ सकती हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन से मैक्सिमम 100 करंट अफेयर आ सकती हैं। 6 महीने की हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, कभी कभी 8 मंथ की अपन लेके चलते हैं, 8 मंथ की करंट अफेयर, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या एचएसएससी का हो, ठीक है ना, उस हिसाब से। तो 8 मंथ की कितनी हो गई? 800 हो गई। पेपर में क्वेश्चन कितने आने हैं? 6, 7, 8, 9। चलो मान लेते हैं 8 ले लेते हैं सेफ साइड के लिए। 8 क्वेश्चन 800, ठीक है। कितना हुआ? 1%। 1% हुआ। अगर हम 800 करंट अफेयर पढ़ेंगे और उसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं तो 1% हुआ बस। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट अफेयर पढ़ने हैं, पर ये नहीं कि मैं आपको हर मंथ के 800 क्वेश्चन करा दूं। 800 क्वेश्चन हर मंथ के मैंने करा दिए तो कितने हो गए? 800 क्वेश्चन और 8 महीने के 6400 हो गए, ठीक है। आने कितने हैं? अब 6400 में से आपको 8 क्वेश्चन आने हैं। 6400 में से, इस 8 में से मान लीजिए 6 आ गए, और मैंने आपको कितने कराए? 800 क्वेश्चन कराए, और मान लीजिए 8 में से मेरी वाली में ज्यादा नहीं 4 आ गए, तो कौन सा बेस्ट रेशो है? आप कितने फैक्ट और याद रखोगे ये देखिए। और 4 की गारंटी मैं लेता हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बहुत लंबा चौड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो और करंट अफेयर के साथ साथ मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाता, मैं जीएस को भी कवर करता हूं। आप ऊपर ही देखिए, केरला वाली हमने जो न्यूज पढ़ी है, क्या आया था न्यूज में, आप ये बताइए पहले। स्पाइसीज में रैंक फर्स्ट आई है, ये न्यूज थी। तो फिर मैंने क्या बताया? मैंने आपको हिस्ट्री में ले गए 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहली बार कहाँ आया? केरला में, कोच्चि पोर्ट पे आया, ठीक है ना। केरला को ये बताया कि कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्या सी चीजें करनी है। ये आया था कॉन्फ्रेंस 2026 में कहाँ होने वाली है, और उसमें रैंक फर्स्ट थी। और फिर मैंने केरला से रिलेटेड जितनी भी चीज थी, कम से कम 15 क्वेश्चन है इसमें, तो सारी केरला के फैक्ट यहाँ पर लगा के रखे ताकि आपको एग्जाम में मिले, तो इससे जीएस कवर होती है, इससे जीएस स्ट्रॉन्ग होती है। फिर कभी न्यूज में आ जाएगा एराविकुलम नेशनल पार्क, कभी आ जाएगा कथकली, मोहिनी अट्टम, आपने एक जगह पे लाके रख दी कि नहीं रख दी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो मैं आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर का सेक्शन रहता है 4 न्यूज जो बेस्ट की होती है, कभी 4 हो जाती है, कभी ज्यादा आ जाती है तो 7 8 9 हो जाती है, ठीक है। लेकिन मोटी मोटी मेरा टारगेट रहता है मंथ में आपको 100 से ज्यादा करंट अफेयर आपको ना कराऊं, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो हमें ध्यान में रखना होता है। मैं एज ए टीचर नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले लाइन के इस पार था, सिलेक्शन होने के बाद अब इधर आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इधर 64 करंट अफेयर पढ़ा दूं और फिर बाद में बोल देखो मेरे से कितना आया है। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इतना ही खाना चाहिए ना जितना हजम हो सके, और फिर उसको हम पेपर में वो आउटपुट के रूप में निकल सके। तो करंट अफेयर का सेक्शन सिर्फ 100 होता है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी जीएस है, आप जो मेरी पुरानी वीडियो हो आप जाके देखिएगा, और आज के करंट अफेयर भी देखिएगा कि कैसे मैं डिजाइन करता हूं किसी भी करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से कन्वर्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने डाउट पूछा था कि कैसे तैयारी करो, कुछ समझ आया होगा। तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए जीएस की, मेरी वीडियो से, इन चीजों से। फिर धीरे 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 में कैसे हिस्ट्री पढ़नी है, कैसे पॉलिटी पढ़नी है, कैसे ज्योग्राफी पढ़नी है, आप एक बार रिदम पकड़ोगे, फिर धीरे धीरे आपको उन चीजों का भी गाइडेंस मिलता रहेगा। इस चैनल पे जुड़िए हमारे साथ। तो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो जर्नी है, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और धीरे धीरे अपने वैल्यू ऐड करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज में क्या था, इसकी एक धारा है, ठीक है, 12(1)(c, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो स्कूल्स हैं, कौन से? निजी, गैर सहायता प्राप्त, प्राइवेट, गैर अल्पसंख्यक मतलब नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स, इन स्कूल्स को एंट्री लेवल, मतलब एंट्री लेवल कहा होता है? पहली कक्षा, नर्सरी कक्षा पर, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, उन बच्चों को टोटल सीट्स का 25% फ्री एंड मैंडेटरी शिक्षा के लिए प्रवेश देना अनिवार्य है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उस एक्ट में ये लिखा गया है कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको 25% सीट्स हमेशा वैकेंट रखनी होंगी। किनके लिए? जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ताकि उन परिवारों के बच्चे भी इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें। क्योंकि जो बहुत दिल्ली में आप बहुत तगड़े तगड़े कॉलेज, वो क्या है, स्कूल है, जिनकी फीस 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए है, ठीक है, साल की, बच्चों की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के लिए। हाँ, ऐसा सच्ची बात है। और आपने एक मूवी देखी भी होगी, हिंदी मीडियम, अगर नहीं देखी देखिए, ये इसी जो क्लोज है, इसी से को बिलोंग करती है। ये बहुत अमीर होते हैं, इनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता उसमें, तो फिर वो गरीब बन जाते हैं। देखिए इधर, क्योंकि 25% जो कोटा है उनकी वो सीट लेने की फिर वो कोशिश करते हैं। बड़ी ही अच्छी मूवी है, आपको सीखने को मिलेगी। वो बोलते हैं इंडिया में इंग्लिश ही सब कुछ है, ऐसा मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है कि इंग्लिश जो बोलता है उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक वो एक क्लास में गिना जाता है। तो इसी वो क्लोज का एक्सप्लोइट करने की कोशिश की गई है। जो ये क्लोज है 25% सीट गरीबों के लिए रखी जाए, तो ये अमीर बहुत होते हैं, तो वो गरीब बनने की कोशिश करते हैं, फिर वो सीट लेने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों को 25% सीट रिजर्व रखनी होगी। तो हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना जाने कितनी बार आया है। ये कब हुआ पास? 2009 में हुआ सर। इंप्लीमेंट क्यों कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, तो 2010 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? ये कई बार पेपर में आ चुका है, संविधान संशोधन बोलते हैं इसको हिंदी में, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आपको सारे फैक्ट याद करने हैं। कब पास हुआ? 2009 में है। ठीक है, लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। कौन सा संविधान संशोधन था? 86 संविधान संशोधन था, और वो कब हुआ? 2002 में हुआ। 2002 में हमारे संविधान को संशोधन किया गया, फिर उस हिसाब से नया कानून बना, वो कानून बना 2009 में, उसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। ये सब आपके जो स्लाइड में लिख रखे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA,
IREN, रिन्यूएबल एनर्जी। सर्किट से पूछ रहा है, ए सर्किट ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या लोचा रे? रिन्यूएबल एनर्जी होती है दोस्तों अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होती। जैसे सूरज से हम सोलर एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी तो कोल से भी निकलती है। सर ये फॉसिल फ्यूल्स है, ये लिमिटेड है, लिमिटेड, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आती। जो भी चीज अनलिमिटेड है, जैसे विंड एनर्जी है, हवा से जो एनर्जी हम लेते हैं, जो सोलर से हमें जो एनर्जी मिलती है, ये अनलिमिटेड है और ये नेचुरल है, सूरज से कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, जो हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए सोलर पैनल्स हमारे रूफ पे लगाए जा रहे हैं, आज आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। ये तो हमें समझना था रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी क्या है, IRENA, ये एक एजेंसी है दोस्तों, इंटरनेशनल एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। अबू धाबी कहां पे है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इंडिया इसके क्या मेंबर है? बिल्कुल है। तो इंडिया जिसका मेंबर होता है, हमें उस एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए वो किस चीज के लिए काम कर रही है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी UAE में, ठीक है। तो न्यूज तो ये इतनी ही आई थी। फिर मैंने PIB पे जाके जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से इंडिया का एनर्जी सेक्टर देखा कि किससे कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। तो हमें एनर्जी मिल रही है सोलर से। सोलर का मतलब समझ, सोलर पैनल छतों में लगाए जा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो वो कितनी एनर्जी है मिलती है? 133 गीगावाट। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा किससे मिलती है? सोलर से मिलती है। विंड से कितनी मिल रही है? 54। बायो से 12 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो, मतलब जो बड़े बड़े डैम बनते हैं उनका छोटा रूप होता है स्मॉल हाइड्रो प्लांट, तो इससे कितनी मिल रही है? 5 गीगावाट। ये सब रिन्यूएबल के सोर्स हैं। तो टोटल कितनी होगी? 204, ठीक है। लार्ज लार्ज हाइड्रो, बड़े बड़े डैम जो बने हैं उसमें से मिलती है हमें 50 गीगावाट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम पढ़ते हैं उससे कितनी मिलती है? सिर्फ और सिर्फ 9 गीगावाट, ठीक है। तो अब देखिए टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल से हमें मिली 263 गीगावाट। ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो क्या सर पेपर में ये पूछेंगे सोलर से 133 गीगावाट निकलती है, विंड से 54? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लिखना है ऐसा कि बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है, 2025 के दिसंबर का है। फिर क्या पूछेंगे सर इसमें? देखिए मैं बताता हूं आपको। ये पूछेंगे लगभग लगभग 250 गीगावाट एनर्जी हमें नॉन रिन्यूएबल, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल से मिलती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही मिलती, सही बात आपकी, लगभग लगभग 250, ठीक है। उसमें क्या सबसे ज्यादा सोलर से मिलती है? बिल्कुल। ये क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर देंगे कि सबसे ज्यादा सोलर से मिलती है, फिर विंड से मिलती है, फिर स्मॉल हाइड्रो से मिलती है, फिर लार्ज हाइड्रो से मिलती है। ऐसे कहेंगे कि सबसे ज्यादा हमें किससे मिलती है, अरेंज करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सोलर से, फिर विंड से। सबसे बेस्ट तो यही है 1 और 2, फिर थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है। कई बार ये आ जाएगा जैसे लार्ज हाइड्रो और विंड से किसको ज्यादा मिलती है, ये देखिए। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना चितड़े उड़ जाएंगे लोगों के, बच्चों के। लार्ज हाइड्रो से कितनी मिल रही है? 50 गीगावाट। इतने बड़े बड़े डैम हम सारा दिन पढ़ते रहते हैं। और विंड से 54 गीगावाट। ज्यादा किससे मिली? विंड से मिली, ठीक है। और स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो दोनों को जोड़ दिया जाए, फिर तो भाई इनकी ज्यादा हो जाएगी डैम की, तो मतलब हाइड्रो की फिर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 55 होगी मोटी मोटी, ये चमनी पीछे रह जाएगी फिर। तो आपको डाटा लिखना है। और फिर ऐसे वो कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि बस सोलर सोलर का याद रख लेना, मोटा मोटा भाई 130 125 याद कर लेना, 125 गीगावाट हमें सोलर से मिलती है, बस इसकी ये याद रखनी है बस, ठीक है ना। बिना बात का डाटा अपने दिमाग में वो मत करियो कि इतना लिखवा दे सब याद करना, नहीं। मोटा मोटा 125 गीगावाट तो अपने को सोलर से निकलती मिलती है, ये याद रखना है आपको बस। और बाकी बस ये देखना है कि अच्छा मोटी मोटी 50 विंड से मिलती है, बायो से बस 12 एक मिलती है, स्मॉल हाइड्रो से 5, तो टोटल इतनी होगी। फिर लार्ज हाइड्रो से इतनी, न्यूक्लियर से बिल्कुल कम मिलती है 9 गीगावाट। कभी कभी पूछ लेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने मिलाया हुआ है तो उसकी जो एनर्जी हमें मिलती है वो विंड से ज्यादा है, कैसा है? नहीं, विंड की तो यार 54 है, न्यूक्लियर से तो बहुत थोड़ी है। तो एग्जामिनर कभी भी डाटा ऐसे नहीं पूछेगा बिल्कुल, बस आपको सोलर का याद रखना है मोटा मोटा 125 गीगावाट। ये भी एक बिल्कुल एग्जैक्ट रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, एग्जामिनर इतना तो सही रहता है, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हमें डर सा लगा रहता है, हम रट्टल मारने में लगे रहते हैं, सारी एनर्जी इसी में लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ी बचा के रखना। तो फिर देखिए, ठीक है, ये पढ़ ली हमने।
सबसे ज्यादा हम थर्मल से लेते हैं 247 गीगावाट, लगभग लगभग 50% तो हम थर्मल से लेते हैं। थर्मल मतलब सर कोल का जहां यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर की आपने देख लिया 9 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी 254 गीगावाट, तो लगभग 48% तो रिन्यूएबल एनर्जी। अगर न्यूक्लियर को रिन्यूएबल ही मानोगे तो 50-50 हो रखी है दोनों, मतलब थर्मल से 50 हो रही है और ये भी। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो अलग रख लेता है और रिन्यूएबल को अलग अलग रख लेता है, और कई बार दोनों को एक साथ रख लेता है। ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन की आपकी फ्रेमिंग कैसी हुई है, ये चीज उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो टोटल कितनी है, टोटल लगभग लगभग 500 गीगावाट है, और 500 में से 250 तो आती है अपने को रिन्यूएबल से और 250 आती है थर्मल से। आप बस ये याद रखना, ये तो याद रख लोगे ना। अब हमारी कितनी है, 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपनी अभी तक हम 26 में हो गए, जनवरी 2026 में 500 गीगावाट है, जिसमें से 250 मोटी मोटी 250 रिन्यूएबल से हम वो करते हैं और 250 ही थर्मल से लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 132-33 गीगावाट हम जो सोलर एनर्जी मिल रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसी कोई स्कीम चलाई थी ना सरकार ने जिससे इसको काफी बढ़ावा मिला। जी सर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब चालू हुई, 2024 में, इसको याद रखना। इस योजना में क्या था, जो छतों पे सोलर पैनल लगाए गए हैं वो इसी स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये सब्सिडी दी जाती है आपको कि आप लगाइए, एनकरेज करते हैं लोगों को। क्या है इसका एम, 1 करोड़ हाउस होल्ड जो रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं 2026-27 तक, मतलब कि समझ लो 31 मार्च 2027 तक, इसका मतलब ये है 2026-27, 31 2027 तक 1 करोड़ घरों के ऊपर ये सोलर पैनल लगे होने चाहिए। मेरे पड़ोस में 3 घरों पे लगे हुए हैं ये सोलर पैनल, मतलब काफी इसकी लोगों के अंदर डिमांड है कि लोग लगवा रहे हैं, सरकार इसकी लिए सब्सिडी भी दे रही है, इससे बिल काफी कम हो जाता है दोस्तों। और दूसरी स्कीम क्या थी, पीएम कुसुम। एक पीएम कुसुम याद रखना, एक सूर्य घर याद रखना। पीएम कुसुम क्या है, जो खेत है ना, खेतों में जो पहले ट्यूबवेल होता था, पानी नीचे से खींचते थे तो उसके लिए जनरेटर लगता था। अब सोलर पैनल लग रहे हैं खेतों में, ताकि जिससे बिजली उत्पादन हो और बिजली से ही जो सारा काम खेतों में जो पानी देते हैं अपन खेतों में, वो वहीं से काम चल जाए, जनरेटर की जरूरत ना पड़े। तो ये पीएम कुसुम खेतों में किसानों के लिए, ये ठीक है ना। ओके, तो एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे रिलेटेड, क्या इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2020, वो सारी की सारी नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब क्या है, कोल से जो हम 250 गीगावाट अभी ले रहे हैं ना कोल से, वो जीरो हो जाए कितने, 2030 तक, मतलब अगले मोटे मोटे 5 साल में, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि 250 तो हमने कर दिया। जब दोस्तों मैं पढ़ने लगा था ना, जब सोलर पैनल स्टार्ट हुए थे, थर्मल पावर प्लांट का ना बहुत ज्यादा वेटेज था, 80-85-90% था। अब घट के देखो 50 रह गया, और ये पिछले 7-8-9 साल में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या याद रखना है, इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2020, और वो सब नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कोई कोल का यूज नहीं करेंगे हम, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब, मेन तो सोलर और विंड ही है, ठीक है ना। और एक नया टारगेट है ये, मतलब इंडियाज नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो टारगेट 2070 तक। नेट जीरो का मतलब क्या है भाई, हम कार्बन का जो उत्सर्जन करेंगे, कार्बन का जो उत्सर्जन करेंगे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए हमने 100 यूनिट कार्बन निकाला एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री, हमारा मोटर व्हीकल 100 यूनिट कार्बन निकाल रहे हैं, तो हम इतने पेड़ पौधे लगा देंगे, इतने पेड़ पौधे लगा देंगे कि 100 यूनिट कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले ये पेड़ पौधे। तो नेट जीरो हो गया कि नहीं हो गया, नेट भाई 100 निकाला, 100 एब्जॉर्ब कर लिया, तो नेट जीरो। तो मतलब इंडिया ऐसे देश में वो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन ना हो, जितना हो उतने को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो नेट जीरो, ठीक है। और कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें, इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए कोल को खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों टारगेट याद होने चाहिए, 500 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नीति आयोग के बारे में है, कुछ आया हुआ था, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं था, लेकिन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है,
प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी भी कमेटी के चेयरमैन होते हैं ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नीति आयोग तो बार बार न्यूज में आता रहता है, ठीक है, ये पेपर में आ चुका है, PYQ है ये, SSC नहीं पूछा है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये SSC ने पूछा है, ये HSSC ने भी पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में आते रहते हैं, उनकी करंट, उनकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जब स्टार्टिंग में भीम आया था ना, भीम ऐप, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर से भी। चेयरमैन का कौन रहेंगे? नीति आयोग के PM रहेंगे। इनके वाइस चांसलर सुमन के बैरी, ये नाम याद, आपको याद होना चाहिए। ये ना कोई 6 महीने 2 महीने के लिए नहीं बनते हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस बनते हैं, कोई 6 महीने के लिए बन गया, कोई 4 के लिए बन गया, मैक्सिमम कोई 1 साल निकालता है। सुमन के बैरी, अब आपको ये साल 2 साल 3 साल यही दिखेंगे। CEO BVR सुब्रमण्यम, आपको ये भी नाम याद रखना है। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी, 1 जनवरी मतलब नए साल 2015 में, 2015 में। और मोदी साहब कब आए थे? 2014 में आए थे। तो 2014 सी में आए थे और 2015 1 जनवरी को उन्होंने नीति आयोग को एस्टेब्लिश कर दिया था। तो सुमन बैरी, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। चेयरमैन कौन रहेंगे? PM रहेंगे। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एस्टेब्लिश कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये सब PYQ ही है, सब आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम में, बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। हमने कल भी एक वो इंडेक्स पढ़ा था, कौन सा? एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताइए फिर कमेंट बॉक्स में, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है 15-20, वो अपने को याद होना चाहिए। आज आया था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये ना 6-7 करता है, 6-7 ऐसे इंडेक्स करता है जारी, और ये 6-7 के 6-7 इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एग्जामिनर ने पूछा है पहले भी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? WEF का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब दोस्तों इसरो के बारे में। बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, और 360 डिग्री कवर करेंगे दोस्त इसको, एकदम पूरा। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है ये पता है ना आपको? ये देखिए, मान लीजिए ये कितना कोण बन गया? ये 180 का डिग्री का कोण बन गया पूरा का पूरा, और नीचे पूरा जाके उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो 180 का फिर बन जाएगा नीचे वाला, और दोनों को जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। तो मतलब जहां से चले वहीं पे आ गए, पूरा कवर कर दिया, मतलब होलिस्टिक तरीके से। तो 360 डिग्री इसको बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजों कई बार मेरे छोटे भाई बहनों को नहीं पता, इट्स ओके, टोटली फाइन, हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, और कोई माँ के पेट से सीख के आता नहीं है, ठीक है ना, सब यही सीखते हैं। नाविक, इसरो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाविक। नाविक है क्या? नाविक की फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, यहीं से पता चल जाएगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन तो वर्ड का मतलब समझ ही आया होगा, और कुछ नहीं आया होगा तो देखो दोस्तों, हम ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो कोई लोकेशन हमें पता करनी है, हमें उसका रास्ता नहीं पता लेकिन लोकेशन पता है। मान लो हरियाणा में जो जींद डिस्ट्रिक्ट है, इस जींद से मैं हिसार जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? GPS में हिसार फिल कर लूंगा। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है हिसार में, तो वो उसकी लोकेशन भर दी, हिसार बस स्टैंड भर दिया, और अपने मस्त चले, ठीक है ना। तो ये GPS है ना, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है? ये USA का है। GPS किसका है? USA का है। इंडिया क्या है? इंडिया का है नाविक, ये नाविक यही है। N से क्या है? नेविगेशन, NAV का है नेविगेशन फुल फॉर्म। I से इंडियन, C से कॉन्स्टिलेशन। हमारे इसरो ने 7 सैटेलाइट छोड़ दिए आसमान में, और ये 7 सैटेलाइट, मान लीजिए इंडिया है, 7 सैटेलाइट हमें एक्यूरेट प्रिसाइज लोकेशन बताएंगे। जो काम GPS करता है वही काम नाविक करता है इंडिया के लिए। सर USA का जब GPS यूज हो रहा था तो इंडिया को नाविक की क्या जरूरत थी? भाई यही तो होता है, हम जब दूसरों पे डिपेंड होते हैं तभी तो दिक्कत होती है। आपने सुना होगा 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ? कारगिल का। आपने मूवी भी देखी होगी, दिल मांगे मोर, बत्रा, क्या नाम था उसका, कैप्टन, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। बहुत जबरदस्त मूवी आई है कारगिल पे, आपने देखी भी होगी। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो USA ने अपना GPS है जो वो बंद कर दिया इंडिया के लिए,
कि हम नहीं बताएंगे। और हमें इसकी लोकेशन अगर पता चल जाती है अपने दुश्मन लोगों की, तो यूएसए ने अपना सपोर्ट नहीं दिया। कहने की बात यह है कि एंड टाइम पे हाथ पीछे खींच गया। तो फिर इंडिया को जरूरत होगी, यार ये क्या बात हुई, जब जरूरत थी तब तो तुम बता नहीं रहे हो। तो फिर इंडिया को जरूरत होगी अपना खुद का बनाएंगे हम नाविक, हम खुद का बनाया फिर हमने, क्योंकि 1999 में कारगिल में यूएसए ने अपना जीपीएस की जो सुविधाएं हैं हमें नहीं दी, तो हमें कुछ चीजों का नुकसान हुआ उस टाइम। तो फिर जब गलती करी तो हमने सीखी, तो फिर हमने खुद का नाविक बनाया। तो नाविक क्या है, नाविक में 7 सैटेलाइट है, ठीक है। 3+4, 3+4 क्या है सर, 3 है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और 4 है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। हम ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, बस ये लगा लीजिए, ये अर्थ है, ये यहाँ पर जियो स्टेशनरी होगी, यहाँ पर जियो और वो हो गई, तो ये ऑर्बिट है, धुरी है, यहाँ पर इसमें घूमते रहेंगे हमारे सैटेलाइट, ठीक है। मैं ये फिर कभी आपको पूरा एग्जैक्ट पूरा एक अलग से क्लास लेके इसरो की कैसे रॉकेट लॉन्च होता है, कौन कौन सी ऑर्बिट है, कितने टाइप की हैं, कहाँ कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, वो कहाँ छोड़ी जाती हैं, ठीक है ना, ये सब बताऊंगा आपको कभी, ठीक है। और जब हमने छोड़ा ना नाविक, हमने बनाया 7 सैटेलाइट छोड़ी, तो ये भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर बाहर तक रेंज है। ये सिर्फ इंडिया को कवर नहीं करेगा, इंडिया के आसपास जितने भी देश है उनको भी कवर करेगा, और इंडिया से 1500 किलोमीटर मतलब जो इंडियन ओशियन है उसको भी कवर करेगा ये, ठीक है। नेपाल, श्रीलंका, ये सबको कवर कर लेगा उधर, ठीक है ना। नेपाल भूटान तो अपने इंडिया में ही आते हैं वैसे। नाविक को क्या दूसरा नाम क्या है, IRNSS भी कहा जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS भी कहा जाता है। तो अभी न्यूज में क्या आया था, न्यूज में आज आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसमें था कि 7 में से 4 फंक्शनल है, 7 में से 4 फंक्शनल है, 3 फंक्शनल नहीं है। अगर कल युद्ध हो जाए फिर वही हालात हो जाएंगे हमें, तो इसके ऊपर इसरो को ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ के साथ को सही एकदम तुरंत ऑपरेशनल बनाना चाहिए। तो ये न्यूज थी दोस्तों। और ये देखिए 7 सैटेलाइट कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है, 2, एक ये, 3, 4, ठीक है, और 5वीं, 6ठी, 7वीं ये है। और इनकी देखिए लाइट पड़ रही है, आप देख रहे हो इधर से, ये कहाँ पे, ये देखिए ये इंडिया है, तो इसकी यहां से 1500 किलोमीटर तक रेंज है। तो ये सारा अरेबियन सी है, यहाँ ये बे ऑफ बंगाल है, तो इस पे पूरी नजर रखी जा सकती है। ये हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो आपको कोई भी लोकेशन भरनी है तो चीज है। तो सैटेलाइट ऐसे है हमारी IRNSS, ठीक है। यूएसए क्या हो गया, नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस। रशिया का नाम क्या है, जो जीपीएस है, जो रशिया का यूज करता है, जो इंडिया का नाविक हो गया, ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, चाइना का बेदू, जापान का QZSS, इंडिया का नाविक। आपको सारे याद करने जरूरी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीपीएस किसका है, ग्लोनास किसका है, गैलीलियो किसका है, बेदू किसका है, जापान किसका है, नाविक किसका है। जीपीएस और नाविक तो आपको याद ही हो गया हुआ, चाइना का बेदू है, जापान का QZSS है, ठीक है ना, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, ग्लोनास रशिया का है। 3-4 बार बोलोगे ना मन 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 में, और इसके नोट्स बनाने दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यूएसए का जो जीपीएस है, रशिया का जो ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है, चाइना का जो बेदू है, ये ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। और जापान का QZSS और इंडिया का नाविक ये रीजनल है। मान इसका मतलब क्या है ग्लोबल और रीजनल का, देखिए आपको ये दिख रहा है एकदम, जो लाइट आ रही है, ये देखिए लाइट आ रही है ना, ये कितने इंडिया के कितने 1500 किलोमीटर तक की रेंज है ना। देखिए ये इधर ये जो लाइन है इसको कवर कर रहा है बस, मतलब हमारे रीजन को कवर कर रहा है, क्या पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, नहीं। ऐसे ही लेकिन जो यूएसए का जीपीएस है वो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है दोस्तों। रशिया ग्लोनास पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है, ये ग्लोबल है और ये रीजनल है। तो कारगिल वार कब हुई थी दोस्तों, 1999 में हुई थी। और इसके लिए कारगिल वार में जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन विजय था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ आई होगी, और जो 5-7 मेरी मिनट लगी आपको समझाने में कैसे एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, आप स्टार्ट करो, धीरे 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 आप उस चीज में इंप्रूव करते चले जाओगे। ओके, धन्यवाद।